हम आपसे बात करेंगे ऐसी लोक कल्याण योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना में हम आपको बताएंगे कि इस योजना से किस तरीके से आप अपने पूरे परिवार को लाभान्वित कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। आज इस योजना के बारे में बताने के लिए मेरे साथ है परियोजना निदेशक श्री भंवरलाल जी बेरवा, जो कि राजस्थान लेवल पर इसको देख रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग से हैं। तो मैं सर से मिलवाना चाहूँगा आपको। यह श्रीमान भंवरलाल जी बेरवा जो कि परियोजना निदेशक है। तो सर मैं आपसे आज डीएनयूएलएम योजना के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सर ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि डीएनयूएलएम योजना है क्या? डीएवाई एनयूएलएम योजना एक भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों के आजीविका के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अलग अलग घटकों के माध्यम से जो शहरी गरीब परिवार है उनको लाभान्वित किया जाता है। जो शहरी गरीब परिवारों के 18 से 40 आयु वर्ग के जो लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको इस योजना में अलग अलग मदों के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। तो सर मैं एक इसमें पूछना चाह रहा हूँ, इसमें आपके सबसे एक कंपोनेंट है एसएचजी के लिए कुछ है, एसएचजी महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। सर ये एसएचजी स्वयं सहायता समूह क्या है? योजना में एक सोशल मोबिलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें हमारे जो शहरी गरीब परिवार जो हैं उनकी महिलाओं को संपर्क किया जाकर और उनके 10 से 12 महिलाओं के एक समूह गठित किए जाते हैं और उनको उनकी जो आजीविका है उसको अपग्रेड करने के लिए उनको एक तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, जानकारियां दी जाती है और फिर वो समूह बना के और उसकी समय समय पर मीटिंग्स की जाती है और वो सारे के सारे जो लोग हैं आपस में मिलके और कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करने का निर्णय करते हैं। इस तरह से जो हमारे शहरी एरिया में जो गरीब परिवार है उनकी महिलाओं के हम समूह बना के और उनके आजीविका को प्रमोट करने के लिए इस योजना में काम। ये एसएचजी जो महिला समूह बनता है इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए? महिलाओं को कैसे बनेगा वो दस्तावेज? ये ग्रुप किस तरीके से बनेगा? इसमें कोई विशेष दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल वो परिवार शामिल होने चाहिए जो हमारी इस योजना में कवर होते हैं और इसमें जो कवरेज है वो मुख्य रूप से है हमारे जो शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवार है या ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक जो आय है वो 6 लाख रुपए से कम है या अंत्योदय श्रेणी के जो परिवार है। इस तरह के जो लोग हैं उनकी जो महिलाएं हैं और वो अपना कुछ काम करने की इच्छुक है, उनको क्या नाम से केवल मात्र वहाँ का निवासी होने का दस्तावेज के आधार पे वो जो है समूह बना सकते हैं। सर इन महिलाओं को मतलब लाभ क्या है? समूह बनाने से क्या लाभ मिलेगा? किस तरीके से इनको अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या किस तरीके से लाभ ले सकते हैं? जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो योजना है वो हमारे गरीब जो शहरी परिवार है उनके आजीविका के उत्थान के लिए है और इसमें सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो समूह के माध्यम से जो महिलाएं हमारे समूह के माध्यम से वो संगठित हो जाती है और समूह के माध्यम से कुछ आर्थिक गतिविधि करने के लिए वो सक्षम हो जाती है। उनका हम इस योजना में कुछ उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनका कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उसके बाद जो है उनको एक हर समूह को जो है 10,000 रुपए की सहायता रिवॉल्विंग फंड के रूप में इस योजना में दी जाती है। वो एक तरह से उस समूह को अनुदान के रूप में उसको वापस नहीं चुकाना पड़ता, वो अनुदान के रूप में उसको दी जाती है। तो सर ये जो महिलाएं जो है इसमें देखने में आता है कि महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग शुरू वो इससे जुड़ करके कैसे शुरू कर सकती है लघु उद्योग? जी इसमें जब वो समूह हमारा 3-4 महीने की अवधि पूरा कर लेता है उसके बाद हम 10,000 रुपए का एक तरह से रिवॉल्विंग फंड की सहायता से उसका सहायता की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जो है वो समूह अपने सारी महिलाएं अपना खुद के निर्णय से कोई आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने का निर्णय करती है और उस आर्थिक गतिविधि के लिए जो उनकी खुद की स्वयं की बचत होती है प्लस उनको कुछ रिवॉल्विंग फंड की मदद दी जाती है। तो जब उनके पास जितनी राशि उनके खाते में होती है उसका 4 गुना तक जो है हम उनके सेवा क्षेत्र का जो बैंक है उससे उनको क्रेडिट लिंकेज के रूप में उनको सहायता दिलवाते हैं ताकि वो छोटे रूप से एक तरह से उनकी आर्थिक गतिविधि का प्रारंभ कर सके। सर इस लोन पे क्या सब्सिडी भी है क्या? कुछ सब्सिडी भी है? जी उसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगर वो समूह के माध्यम से उनको जो लोन दिया जा रहा है
उसमें केवल जो है हम 4% तक जो है ब्याज उनसे लेते हैं। 4% सालाना है ये। सालाना जी। उसके बाद जो भी ब्याज लगता है वो हम हमारी योजना में उनको फायदे। बहुत अच्छी बात है सर। एक ये इसमें देखना था, महिला ने समूह तो बना लिया, ग्रुप भी बना लिया, वो कुछ लघु उद्योग, तो वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट या उत्पाद किस तरीके से सेल करे, विक्रय कैसे करे वो? हाँ, ये भी आज के इस समय में उनका कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग की बहुत बड़ी मतलब समस्या लोगों के सामने रहती है। उसका भी हमने इस योजना में समाधान कर रखा है। हमारे यहाँ हर जिले में जो है एक शहरी आजीविका केंद्र के नाम से हमने एक बॉडी बना रखी है योजना में। वो जो हमारा शहरी आजीविका केंद्र है वो इसी बात के लिए मतलब इन सारे जो समूह के जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करने के लिए इनकी सहायता करता है। वो जो है हमारा जो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन मतलब जो है आज का जमाना चल रहा है, तो हमारे जो समूह के जो प्रोडक्ट है उनको हम ऑनलाइन पोर्टल जो हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और एक अब तो हमने हमारी जो कुछ जयपुर जैसी जो CLC है, हमारा जयपुर का जो शहरी आजीविका केंद्र है, उसने खुद का भी अपना एक ऐप डेवलप कर लिया। उसके माध्यम से भी हम जो है SHGs के प्रोडक्ट को बेचने में सहायता करते हैं। इस तरह से उनका हम लाइवलीहुड ये जो है SHG marts.com है, ये शायद इनका ऑनलाइन पोर्टल है। जी। इस पे जो बेचा जाए। और सर इनके लिए जैसे महिलाओं की जो मेले वगैरह लगते हैं उसके लिए पार्टिसिपेट के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरीके से करते हैं पार्टिसिपेट? जो बड़े बड़े शहर है उनमें भी हम क्या नाम से हमारे जो शहरी आजीविका जो केंद्र है उनके माध्यम से रोजगार मेले भी हम उपलब्ध कराते हैं, आयोजन करते हैं। और जो रोजगार मेले जो हम लगाते हैं उनमें कुछ जो शॉप्स है हमारे स्पेशल रूप से जो हमारे SHGs है उनके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही हम आरक्षित करते हैं, उसकी हम उनसे कॉस्ट भी नहीं लेते हैं। इसलिए इस प्रकार से SHG को हम उनका जो सामान बेचने के लिए भी प्रमोट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए, महिलाओं को इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, आपको लोन भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर अपना व्यवसाय करने के लिए जो है अच्छी ब्याज दरों पर जो है कम ब्याज दरों पर आपको लोन मिल रहा है, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन मेलों में भी आपको आने के लिए जिनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपने बहुत अच्छे लेवल पे इसको कर रखा है सर। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आपसे, आपके इस डेन्यूलम में एक पथ विक्रेताओं के लिए भी कुछ योजना है, तो पथ विक्रेताओं के लिए सर क्या है, पथ विक्रेता कौन है सर, किस तरीके से जी ये है? आपने देखा शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेडी है, ठेले हैं, फुटपाथ पे है, कई सारे जो लोग हैं वो इस तरह का सामान बेच के और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो एक तरह से स्ट्रीट वेंडर की पथ विक्रेताओं की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। सर ये जो पथ विक्रेता है इनके लिए क्या कोई नियम वगैरह कुछ ऐसा है? जैसे देखने में आता है कई बार उनकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कई बार वो जो परेशान होते हैं, तो वो हमेशा कहते रहते हैं हमारा उठा के ले गए, तो वो क्या समस्या आती है? इनके लिए जो है जो इस तरह के जो लोग हैं वो क्योंकि अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर वो आवासीय कॉलोनी में या जो हमारा व्यवस्थित बाजार है उसमें आके बैठने लग जाते हैं तो आम जन को जो है वहाँ कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है। उन परेशानियों से बचने के लिए जो है हमारे सारे जो शहरी निकाय है उन्होंने एक वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर रखी है। तो जो वेंडिंग जोन जो बनाते हैं वो इनके लिए एक तरह से आरक्षित स्थान है जिसमें ये लोग बैठ के और अपना सामान बेच सकते हैं। जी सर इसकी कोई कमेटी वगैरह कुछ इस तरीके से बनती है कि ये वेंडिंग जोन कौन निर्धारित करता है? जी हमारे पता रहे कि भाई कैसे। बिल्कुल हमारे यहाँ जो सभी जो हमारे शहरी निकाय है उनमें टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया हुआ है और वो जो है कमेटी जो है हमारे जो वहाँ का EO या कमिश्नर है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में कुछ लोग हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भी होते हैं, कुछ लोग जो है वहाँ के पार्षदों में से भी उनके उस कमेटी के मेंबर होते हैं। इस तरह से पूरा एक मिला जुला कमेटी का कॉम्बिनेशन है जो इनके कल्याण के लिए काम करती है वो कमेटी भी। सर ये पथ विक्रेता होने के लिए क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या दस्तावेज उनके पास है? उसके पास विशेष रूप से तो वो जो जिस तरह का वो काम कर रहा है उस काम करने का जो हमारी शहरी निकाय है उससे एक तरह से उसको सर्टिफिकेट मिलना होना चाहिए या उसके पास एक LOR होना चाहिए कि ये इस तरह का काम करता है। बस इसी की आवश्यकता है कि वो उसी आधार पर उसको स्टेटमेंट कर सकते हैं। पथ विक्रेताओं के बारे में जो आपने जानकारी बताई ये बहुत अच्छी लेवल पे है। आप लोग, मेरा पथ विक्रेताओं से सभी से अनुरोध है जो सर ने जैसा कि बताया है कि आप वेंडिंग जोन में ही अपना कार्ट ठेला वगैरह वहीं पर लगाए ताकि आपको सुविधा रहे और आपको आगे परेशानी ना हो। तो अब मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके
योजना में एक आश्रय स्थल है, तो ये आश्रय स्थल का सर किस तरीके से संचालन हो रहा है और इसमें कौन लोग ठहर सकता है, क्या है, कहाँ पर स्थित है? जी जी जी, हमारे इस योजना में एक आश्रय स्थल जो है उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक है। और योजना में जो शहरी क्षेत्रों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास कोई उनका खुद का आशियाना नहीं है, या कई बार कई लोग मजबूरी में कई बाहर से आते हैं और उनको वहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए योजना में आश्रय स्थलों का संचालन की व्यवस्था दी गई है। तो सर ये आश्रय स्थल में क्या रुकने के लिए क्या आईडी वगैरह या कुछ होनी चाहिए, उसको दिखाएगा या किस तरीके से आप क्या देख करके उसको रुकने दोगे या कोई आईडी मांगोगे? जी जी, उसको एक सामान्य जो रूप से पहचान का दस्तावेज उसको देना होता है, लेकिन उसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि अगर मान लीजिए कोई मजबूरी में कोई आदमी बाहर से आया है और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, तो उसको जो है उस समय में ठहराने के लिए उसको मना भी नहीं किया जा सकता। उसको उस आश्रय स्थल में आश्रय देके और उसकी मदद करने का इसमें योजना में प्रावधान किया गया। सर ये जो आश्रय स्थल है देखने में आया, ये अस्थायी तरह के होते हैं, टेंट वेंट से बने होते हैं, क्या स्थायी भी है क्या सर अपनी योजना में आश्रय स्थल? हाँ, हमारी इस योजना में लगभग 140 जो हमारे शहरी निकाय है उनमें हमने स्थायी रूप से आश्रय स्थलों का निर्माण किया हुआ है। और लगभग जो है 216 आश्रय स्थल जो है आज की तारीख में हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं, जिनमें कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों के ठहरने की हमारी इसमें क्षमता है। तो इस तरह से लगभग 140 शहरी निकायों में हमने स्थायी रूप से आश्रय स्थल संचालित कर रहे हैं। सर ये आश्रय स्थल सर्दियों में संचालित होते हैं या फिर ये साल भर चलते हैं? जी जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे मतलब 12 महीनों संचालित हो रहे हैं। सर्दियों के लिए तो लोग थोड़ा इसलिए ज्यादा ध्यान आता है कि सर्दी में लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, बाकी तो आश्रय स्थल जो है पूरे 12 महीनों के लिए संचालित है। वहां पे हमारा नियमित रूप से स्टाफ रहता है और वो कोई भी लोग जो इस तरह की श्रेणी में ठहरने के लिए आते हैं उनको पूरी वहां पर ठहरने की व्यवस्था दी जाती है। सर ये आश्रय स्थल आप इतने अच्छे लेवल पे इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, संचालन कर रहे हैं आप, पर अब ये समझ नहीं आ रही कि इसमें लोगों को पता कैसे चले कि ये आपके आश्रय स्थल चल रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए किस तरीके संपर्क करें? मान लीजिए अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई रोड पे दिख गया और मैं उसको वहां ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे पता चले कि मेरा आपके आश्रय स्थल जो बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी लोकेशन वगैरह कैसे पता चले? वैसे तो हमने इसकी आईसी के लिए कई सारी मतलब डायरेक्शन दिए हुए हैं और आईसी समय समय पर करते भी है। बाकी सामान्य रूप से जो हमारे नगर निकाय हैं उनके यहाँ जो नोटिस बोर्ड है उस पे हम लगा के रखते हैं कि हमारे इस शहर में यहाँ इन स्थानों पर आश्रय स्थल संचालित है। उसके अलावा जो है हमारी जो शहरी आजीविका केंद्र है उनके पास भी ऐसे आश्रय स्थलों की सूची उपलब्ध है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल सकते हैं। आप जो है उस जो हमारा टोल फ्री नंबर भी हमने यहाँ जयपुर सीएलसी के माध्यम से संचालित कर रखा है। आप इस तरह से कहीं भी जो है इन साधनों के माध्यम से हमारे जो आश्रय स्थल है उनकी जानकारी प्राप्त ये सूची सर अगर लिस्ट पे अगर ये सूची आपकी वेबसाइट पे डाल दी जाए, संबंधित व्यक्ति या कर्मचारी अधिकारी के नंबर भी डाल दी जाए तो आसानी रहेगी लोगों को इसको इस तक पहुंचने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब इतने बड़े लेवल पर आप चला रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। सर ये जो आश्रय स्थल है इसमें सुविधाएं किस प्रकार की है, मतलब क्या मतलब किस तरह की सुविधा है? जी, वहां पर हमने इनको ऐसे जो बेघर लोग हैं उनको हमने पूरा ठहरने की व्यवस्था दी गई है। अभी मान लीजिए सर्दी का मौसम है तो हमने उनके लिए जो है थोड़ा गर्म पानी की भी व्यवस्था की हुई है, सारी उनकी वहाँ पे शौचालय वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है। और उसके अलावा हमने जो है आश्रय स्थल के बिल्कुल नजदीक में या कुछ आश्रय स्थलों में ही हमने हमारे यहाँ जो इंदिरा रसोई का जो संचालन किया जा रहा है उसके माध्यम से उन लोगों को खाने की भी हम व्यवस्था कराते हैं रियायती दर पे, या कुछ लोगों को हम निःशुल्क भी खाना उपलब्ध कराते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप रहना और खाना दोनों आपने एकदम निःशुल्क कर रखा है। ऐसी चीज तो बहुत कम देखने को मिलती है। सर अब मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, इसका संचालन कैसे नगर परिषद लेवल पे होता है या किस तरीके से संचालन होता है? जी, इन आश्रय स्थलों का संचालन हमने मुख्य रूप से तो हमारे जो नगर निकाय है उन्हीं के हाथ में इसका संचालन का काम है, लेकिन चूंकि नगर निकायों के पास उनका खुद का ही बहुत सारा काम होता है और तो बेहतर संचालन के लिए कुछ नगर निकायों ने जो है कुछ ऐसी जो हमारी स्वयंसेवी संस्था है उनके माध्यम से इनका संचालन कर रहे हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने इसका संचालन इस तरीके से कर रखा है और इतने लोगों को फायदा भी मिल रहा है। सर मैं एक आपकी इसी योजना के संबंधित एक घटक की और बात करना चाहूंगा जिसका नाम है ESTP, प्रशिक्षण और कुछ प्लेसमेंट इसमें किया जाता है। तो सर ये योजना क्या है, इसमें किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें कौन लाभान्वित हो सकता है, कौन पात्र हो सकता है, इसमें सर इसके बारे में थोड़ा। जी हमारे यहाँ जो योजना में जो जो परिवार कवर होते हैं, उन परिवारों के जो भी 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो अपना कुछ स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है हम इस योजना में कौशल प्रशिक्षण दिए। सर इसमें क्या दस्तावेज क्या चाहिए पुनः इसमें, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षित बन जाए, उसकी योग्यता क्या 8वीं पास 10वीं पास, किस तरह के लोग कर सकते हैं इसमें जो है हमारे जो ट्रेनिंग के जो ट्रेड्स है वो अलग अलग तरह के हैं और उस ट्रेड के हिसाब से ही हमारे क्वालिफिकेशन की मतलब वो है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपका फैशन डिजाइनिंग का, बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग का है। तो ऐसी महिलाएं जो है उनमें वहाँ कोई बहुत ज्यादा उनको पढ़ाई लिखाई होना जरूरी नहीं है। 8वीं 10वीं पास महिलाएं जो है उनको हम जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे जो ऑफिस के जो मल्टीटास्किंग वर्कर्स है, उनका कंप्यूटर और उसकी स्किल का जो कोर्स करवाते हैं, उसमें जैसे हम 12वीं पास बच्चों को हम लेते हैं। तो इस तरह से जो ट्रेड वाइज जो है क्वालिफिकेशन जो है ऐसा कोई एक जनरल मतलब क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें काफी मात्रा में जो कोर्स है, काफी लिस्ट है उसकी, वो लिस्ट जो है सर कहाँ, ये इसकी लिस्ट कहाँ मिल सकती है ताकि आमजन को पता रहे कि ये कोर्स है, निःशुल्क कराया जा रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किया जा सके और रोजगार के अवसर भी मिल सके इसमें। तो इसकी लिस्ट वगैरह सर प्रशिक्षण जो आपके सेंटर है उनकी लिस्ट कहाँ से उपलब्ध हो सकती? जी, प्रशिक्षण के कौन कौन से ट्रेड हो सकते हैं, जी इसकी सूचना हमारे जो है NSDC की वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है। उसके अलावा जो हमारे नगर निकाय है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनके कार्यालयों में भी हमारा जो NULM का स्टाफ है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, वहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, उन लोगों के माध्यम से सारी जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा जो हमारा निदेशालय है, निदेशालय स्तर पर भी जो है हमारा पूरा एक स्टेट मैनेजर इस काम को देखता है, तो उसके यहाँ भी कोई लोग संपर्क करके और पूरी जानकारी इस योजना की। सर इसमें जो ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण होने के पश्चात क्या प्लेसमेंट की 100% निश्चितता है क्या? देखिए इसमें हम जो ट्रेनिंग जो लोगों को करवाते हैं, पहले हम क्या है कि बाजार में उस ट्रेड के डिमांड का असेसमेंट करते हैं कि बाजार में किस तरह के ट्रेड्स की मांग है और उस मांग के हिसाब से ही हम जो है प्रशिक्षण करवाते हैं। तो इसलिए संभावना ये रहती है कि हम बाजार की मांग के आधार पर ट्रेनिंग करवाते हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रशिक्षण उनको जो है प्रशिक्षण के बाद में प्लेसमेंट मिल जाए। प्लेसमेंट किस तरह की कंपनी आती है प्लेसमेंट जैसे? हम जिस तरह के ट्रेड्स में ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो है यहाँ पर आती है। जैसे कंप्यूटर का कोर्स करवाया हमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया, तो कई सारे जैसे बुनकर संघ के माध्यम से जो काम करने वाली कंपनियां हैं, इस तरह के जो जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कराया, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये अगर किसी वेबसाइट वगैरह पर अगर आप लोग डाल दें इसको कि भाई प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है, सेंटर कहाँ संचालित है, तो और लोग आजकल ऑनलाइन के माध्यम से सभी जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो सभी जुड़े हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि कोर्स जो है कहाँ पर हो रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि इतने महंगे कोर्स जो बड़े इंस्टीट्यूटों में लाखों रुपए लग जाते हैं वो आप निःशुल्क करा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो इसका बहुत अच्छा लोगों में रुझान देखने को मिलेगा सर, अगर आप इसका अच्छे से प्रचार प्रसार और करें तो बहुत अच्छे लेवल पे होगा सर। एक इसी NULM में आपकी योजना है स्वरोजगार योजना। सर स्वरोजगार योजना क्या है सर? स्वरोजगार योजना में जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि स्वरोजगार, तो जो हमारे इस योजना में जो परिवार कवर होते हैं, शहरी क्षेत्रों के जो भी गरीब परिवार है, उनके जो सदस्य हैं, चाहे वो महिला है पुरुष है, वो अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए अगर वो हमारे यहाँ इस योजना में अप्लाई करता है, तो हम उसको जो है उसके सेवा क्षेत्र का जो बैंक है उसके माध्यम से उसको ऋण दिलवाते हैं और फिर वो उस ऋण के आधार पे अपना जो भी काम धंधा है, अपना
स्वरोजगार का जो भी काम है वो स्टार्ट करता है। सर इसमें फिर वो एक बात आती है, फिर इसमें भी क्या दस्तावेज चाहिए कि आज के लोग बाग कहते हैं कि लोन मिलता है पर उसके लिए दस्तावेज क्या चाहिए? जी जी। उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से कहाँ आवेदन उसके लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो ये है कि उसका जो सेवा क्षेत्र का जो बैंक है उसको वहां पे आवेदन करना पड़ेगा। उसके आवेदन में जो है सामान्य रूप से वो वहाँ का उस एरिया का निवासी हो, वो उसकी जो इनकम है वो इस योजना के हिसाब से मान लो या तो बीपीएल श्रेणी का परिवार हो या उसकी 3 लाख रुपए सालाना से कम आय का परिवार वाला का सदस्य हो। उसके अलावा वो किसी पहले से किसी बैंक का ऋण का कोई दोषी नहीं हो, डिफॉल्टर नहीं हो। ये सामान्य चीजें हैं। अगर ये सब पूरी करता है तो फिर वो जो है बैंक में अप्लाई करता है और बैंक जो है उसको इस योजना में इसका जो फॉर्म में कुछ मिलता है वो कहाँ उपलब्ध होता है? वो बैंक में उपलब्ध होगा। ये नगर निकाय नगर परिषद में यहाँ पर भी उपलब्ध है क्या सर? जी जी, यहाँ से भी उपलब्ध है। यहाँ पे जो एनुअलियम का जो हमारा स्टाफ जो सारे नगर निकायों में कार्यरत है उनके माध्यम से भी उसको जो है तो सर एप्लीकेशन इसमें ये इतनी योजना इसमें संचालित करने के लिए आपका जो स्टाफ लगा हुआ है किस लेवल पे, नगर परिषद लेवल पे क्या है और नगर निगम लेवल पे क्या है, किस तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं? जी जी जी, इसमें हमारे ये जो योजना है इसका पूरा एक तरह से प्रभावी जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने यहाँ राज्य स्तर पे भी हमारा स्टाफ है जिसमें स्टेट मैनेजर है अलग अलग कंपोनेंट वाइज। इसी तरह से जो हमारे नगर परिषद है, नगर निगम है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है अलग अलग कंपोनेंट वाइज। और जो हमारी छोटी नगर पालिका है वहाँ तक भी हमने जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में हमारा इस योजना के रूप में स्टाफ लगा रखा है जो इस सारी योजना के जो सारे घटक हैं उनको जो है प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोग डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं। तो वो नगर परिषद नगर निगम में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आप बता रहे हैं उनसे मिलकर के ये इन चीजों का फायदा ले सकते हैं वहाँ पर। जी जी जी। सर ये एक जो आप ये स्वरोजगार की बात कर रहे हैं तो स्वरोजगार में सर इसमें भी कुछ सब्सिडी है? जी, इसमें भी सब्सिडी है। जो व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार करने के लिए जिस व्यक्ति को हम यहाँ से लोन दिलाते हैं बैंक से, उसको जो 7% तक का जो है ब्याज उसको भुगतान करना होता है। बाकी जो 7% से ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो हम सब्सिडी के रूप में देते हैं। मान लीजिए आपने बैंक ने 11% की दर से उसको ब्याज स्वीकृत किया तो उसको 7% ही चुकाना है, 4% जो है वो हम हमारी योजना से बैंक को भुगतान करते हैं। सर इसमें कोई एज क्राइटेरिया है क्या, कितने उम्र का होना चाहिए ऐसा कुछ एज? जी जी जी, इसमें 18 से 40 आयु वर्ग के जो लोग हैं इस योजना में लाभ लेने के लिए और ये जो ESTP में था इसमें भी एज क्राइटेरिया? जी जी, उसमें भी 18 से 40 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी को देखते हुए ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप अपने लेवल पर जो है लोन लेकर के अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। सर इसकी कोई लोन की कोई लिमिट है क्या, कितने तक मिल सकता है, मतलब इसे कुछ मिनिमम हो जी जी, मैक्सिमम तक कहाँ तक? जी जी, इसमें लिमिट है। जो हमारा हम दो तरह के हम यहाँ लोन की बात की हमने। एक तो हमने बात की स्वरोजगार का जिसमें व्यक्तिगत रूप से एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है अपना स्वरोजगार के लिए लोन लेता है। उसमें अधिकतम जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए तक मतलब ले सकता है। जी जी, बिल्कुल ले सकता है। इसी तरह से जो हमारा बात करी थी हमने समूह को जो ऋण देने की, उसकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो समूह को हम दे सकते हैं। ये तो बहुत सही है सर, आपने जो है इनको पूरा डिटेल बता दिया, इतने अच्छे से बता दिया, आपको पूरी जानकारी दे दी। अब आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जाकर के मिलना है और इन योजनाओं का लाभ लेना है। सर एक योजना अभी बहुत ज्यादा चल रही है शायद ये पथ विक्रेताओं के लिए या जिसके लिए भी, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। सर ये इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना आप ही देख रहे हैं सर? जी जी। तो सर ये इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है सर, इसमें कौन लाभार्थी आवेदन कर सकता है, किस तरीके से कौन कौन इसमें है? जी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो हमारे राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे जो शहरी क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, जो कोविड के कारण उनकी जो आर्थिक तंगी के रूप में लोग परेशानी उठा रहे थे, उन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और 5 लाख जो हमारे शहरी परिवार हैं उनको इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का एक हमने लक्ष्य रखा है। इस योजना में
प्रत्येक जो लाभार्थी है उसको 50,000 रुपये तक का ऋण जो है हम उसकी सेवा क्षेत्र की बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम इसमें सर ब्याज है क्या कुछ इंटरेस्ट? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम ऋण उन लोगों को दिलवा रहे हैं वो ब्याज मुक्त ऋण दिलवा रहे बहुत हैं। अच्छी बात है सर। ब्याज का जो भुगतान है वो सारा का सारा जो है राज्य सरकार वहन करेगी। ये तो बहुत सर, ये इसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं? जो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें आवेदन किस प्रकार करें? जी, इसमें आवेदन की बहुत ही सिंपल जो प्रक्रिया है वो ये है कि पहली बात तो इसमें आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था दी गई है और आपके जो भी हमारा लाभार्थी है लाभ लेना चाहता है वो उसके नजदीकी जो भी कोई हमारा ई मित्र सेंटर है उस ई मित्र के यहाँ जाके और वो अप्लाई कर सकता है। उसको अप्लाई करने के लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित है, वो वहाँ ई मित्र वाले को देना होगा और वो जो है अपना ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। दस्तावेज या फिर क्या? इसमें उसको बहुत ज्यादा दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो उसको एक अपना निवास का कोई जो आईडी प्रूफ है वो लगाना होगा, जिसमें आधार है, वोटर आईडी है, इस तरह के आईडी लगानी होगी। दूसरा उसमें एक अपने खुद की तरफ से एक उसको शपथ पत्र देना होगा कि उसमें ये दो चीज मुख्य रूप से खुद को ही मतलब शपथ करनी है कि एक तो वो पहले से किसी बैंक का कोई कर्जदार नहीं है, डिफॉल्टर नहीं है, और दूसरा ये है कि उसकी जो स्वयं की उसके परिवार की जो आय है वो उसकी उसमें घोषणा करनी होती है कि उसकी जो परिवार की आय है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। सर, इसमें लाभार्थी क्या पथ विक्रेता है या और भी कोई है इसमें लाभार्थी? नहीं, इसमें जो लाभार्थी है उसका एक ब्रॉड मतलब एरिया कवर किया गया है। इसमें जो पथ विक्रेता है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, प्लस जो हमारे ऐसे बेरोजगार यूथ हैं जिनको सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है वो लोग कवर हो रहे हैं, प्लस जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी वो है जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग रोजगार कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, खुली मजदूरी कर रहे हैं, जो आपका कोई मोची है, कोई लुहार का काम कर रहा है, इस तरह के जो सारे जो लोग हैं, सुतार लुहार इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग जो है असंगठित क्षेत्र में कवर होते हैं और वो इस योजना में पात्रता रखने वाले परिवार। तो सर बहुत अच्छी बात है सर, इतने लोगों को आप लाभान्वित कर रहे हो, इतनी अच्छी स्कीम है। इसमें दोस्तों हमने आपको बताया कि इसी योजना में आप देखिए ऐसे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि बड़ी फीस देने के बाद भी जो है आपको नहीं मिल पाती है, वो यहाँ निःशुल्क दी जा रही है। तो इस योजना से पूरे परिवार को फायदा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस योजना का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नगर निगम लेवल पर, नगर पालिका लेवल पर आप जाकर के फायदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमको, पूरा विस्तार से बताया, पूरी डिटेल से बताया कि इस जानकारी इस योजना में कैसे लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी इस योजना को सफल बनाएं और देखें कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से लाभार्थी बन सकते हैं, क्या क्या आप इसमें सहयोग कर सकते हैं और लोगों को भी आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे से आगे हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।